क्या कोई इंसान बिना एक भी इंटरव्यू दिए, बिना कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए और दुनिया की नजरों से मतलब पूरी तरह गायब रहकर अरबपति बन सकता है? सुनने में तो ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं ना, वो बिल्कुल असली है। और एक ऐसे ही रहस्यमयी जापानी ट्रेडर की है। आज ना हमारे हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसका शीर्षक है द साइलेंट बिलियनर। ये तकाशी कोटेगावा नाम के एक व्यक्ति की मतलब अविश्वसनीय कहानी है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया, बल्कि ये समझना है कि उनकी सोच क्या थी, जिसने उन्हें आज के इस शोर शराबे वाले दौर में सबसे अलग बना दिया। और पता ये कहानी इसीलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ शेयर बाजार के बारे में नहीं है, ये आज के हसल कल्चर के बिल्कुल विपरीत एक दर्शन है। सही बात है। ये इस बात का सबूत है कि सफलता के लिए आपको दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको बस ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है 1978 में जन्मे तकाशी कोटेगावा से। हमारे सोर्स के मुताबिक वो कोई जीनियस छात्र नहीं थे, ना ही किसी अमीर परिवार से थे। वो एक शर्मीले अंतर्मुखी लड़के थे जो अपना ज्यादातर समय घर पर अकेले बिताना पसंद करते थे। अच्छा। फाइनेंस का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस एक चीज थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। वो क्या थी? संख्याओं से उनका जुनून। उन्हें पैटर्न्स देखने में मजा आता था। ये बात बहुत दिलचस्प है। जब भी हम किसी सफल ट्रेडर या निवेशक की कल्पना करते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है। हाँ, कोई बहुत आत्मविश्वासी, तेज बोलने वाला। बिल्कुल, कोई महत्वाकांक्षी इंसान। तकाशी इस तस्वीर में कहीं फिट नहीं बैठते। उनका ध्यान बड़ी बड़ी आर्थिक थ्योरी या टीवी पर चल रही बिजनेस न्यूज पर था ही नहीं। तो फिर कहाँ था? वो बाजार के शोर को हटाकर सिर्फ सिग्नल पर, यानी सीधे सीधे संख्याओं के पैटर्न पर ध्यान दे रहे थे। और इसी जुनून के साथ उन्होंने कुछ पार्ट टाइम नौकरियों से लगभग 10 लाख रुपए के बराबर पैसा बचाया और शेयर बाजार में कदम रखा। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। क्या? उन्होंने बाजार में पैसा लगाने के बाद महीनों तक एक भी ट्रेड नहीं किया, एक भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? सोचिए जरा, एक नया ट्रेडर जिसके पास सीमित पैसे हैं, वो बाजार में आता है और बस देखता रहता है, कुछ करता ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो ऐसा है जैसे कोई मैराथन में हिस्सा ले और स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़ा रहे जबकि बाकी सब दौड़ रहे हैं। सही है। आमतौर पर तो लोग पैसा लगाते ही प्रॉफिट के पीछे भागने लगते हैं। उन्होंने महीनों तक इंतजार क्यों किया? ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये एक तरह की साधना थी। वो बाजार की भाषा सीख रहे थे। भाषा सीख रहे थे। हाँ, किसी महंगे सॉफ्टवेयर या तथाकथित गुरुओं की सलाह पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने खुद बाजार की नब्ज को महसूस करने का फैसला किया। वो घंटों तक सिर्फ देखते थे। क्या देखते थे? कीमतें कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, किस कीमत पर कितने लोग खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं, बाजार में डर कब बढ़ता है और लालच कब हावी होता है। वो एक एक हरकत का अध्ययन कर रहे थे। मतलब वो थ्योरी नहीं पढ़ रहे थे, वो बाजार के व्यवहार को लाइव देख और समझ रहे थे। बिल्कुल। और इस अवलोकन के दौर में सोर्स बताते हैं कि उन्होंने 3 चीजों में महारत हासिल की। पहला, लेवल 2 ऑर्डर बुक। दूसरा, मोमेंटम। और तीसरा जो सबसे शक्तिशाली था, पैनिक सेलिंग के दौरान खरीदना। एक मिनट रुकिए, ये लेवल 2 ऑर्डर बुक सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या आप इसे हमारे श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में समझा सकती हैं? इसका क्या मतलब है? जरूर, इसे ऐसे समझिए कि आप बाजार का एक्सरे देख रहे हैं। एक्सरे? हाँ, ज्यादातर लोगों को सिर्फ शेयर की मौजूदा कीमत दिखती है, लेकिन लेवल 2 ऑर्डर बुक आपको पर्दे के पीछे ले जाती है। आपको ये दिखता है कि कितने लोग किस किस कीमत पर खरीदने या बेचने के लिए लाइन में खड़े हैं। अच्छा। इससे आपको बाजार की असली गहराई, असली डिमांड और सप्लाई का अंदाजा लगता है। आप भीड़ की सोच से एक कदम आगे निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये बाजार की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। Yes. और मोमेंटम का क्या मतलब हुआ? मोमेंटम यानी बाजार की गति को पकड़ना। इसे चलती हुई ट्रेन पर सवार होने जैसा समझिए। तकाशी ने ये पहचानना सीख लिया कि जब कोई शेयर तेजी पकड़ता है तो उस लहर पर कैसे सवार होना है और सही समय पर उतरना कैसे है। लेकिन उनका असली हथियार इन दोनों का मिश्रण था, जिसका इस्तेमाल वो तब करते थे जब बाजार में सबसे ज्यादा डर होता था। यानी पैनिक बाइंग। ये तो सुनने में बहुत उल्टा लगता है। हर कोई कहता है कि गिरते हुए चाकू को मत पकड़ो। बिल्कुल। जबकि ज्यादातर लोग इसमें अपना पैसा डुबो देते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो सिर्फ गिरते हुए बाजार में आंख बंद करके नहीं कूदते थे। वो अस्थिरता का शिकार करते थे। अस्थिरता का शिकार? हाँ, सोर्स में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। BNF हंटेड वॉलेटिलिटी। अच्छा। BNF उनका ऑनलाइन निकनेम था। अच्छा। जहां आम ट्रेडर अस्थिरता से डर कर भागता है, तकाशी उसे एक मौके की तरह देखते थे। वो जानते थे कि अस्थिरता ही वो मैदान है जहां इंसानी मनोविज्ञान, डर और लालच सबसे खुलकर सामने आता है। और उन्होंने इसी इंसानी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। एग्जैक्टली। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी रणनीति सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को समझने पर आधारित थी? बिल्कुल। क्या इसका कोई बड़ा उदाहरण है जहां उन्होंने इस मनोविज्ञान का फायदा उठाया हो? हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 2006 का लाइव डोर शॉक। लाइव डोर शॉक? ये क्या था? कल्पना कीजिए कि आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद टेक कंपनियों में से एक पर अचानक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लग जाए। ओह, सेंसेक्स तो एक ही दिन में हजारों अंक गिर जाएगा। बिल्कुल। लोग दहशत में अपना सब कुछ बेचकर भागने लगेंगे। जापान में 2006 में ठीक यही हुआ था। लाइवडोर एक बहुत बड़ी IT कंपनी थी और उसके स्कैंडल की खबर आते ही पूरे जापानी शेयर बाजार में भूचाल आ गया। हर तरफ घबराहट थी, मतलब हर तरफ लोगों को लग रहा था कि सब कुछ डूब जाएगा। और ऐसे माहौल में हर कोई बेच रहा होगा। हर कोई, सिवाय तकाशी कोटेगावा के। अच्छा। जब दुनिया डर के मारे अपने शेयर्स फेंक रही थी, तब तकाशी ने अपने महीनों के अवलोकन और अपनी गहरी समझ पर भरोसा किया। उन्होंने देखा कि अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर्स भी सिर्फ डर की वजह से अपनी असल कीमत से बहुत नीचे बेचे जा रहे हैं। और उन्होंने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या किया? उन्होंने उस गिरते हुए बाजार में अपनी पूरी ताकत से खरीदारी शुरू कर दी। ये तो बहुत ज्यादा लाभ जोखिम भरा रहा होगा। एक गलत कदम और वो अपना सब कुछ खो सकते थे। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दांव था, लेकिन ये जुआ नहीं था। ये एक परिकलित जोखिम था जो उनकी गहरी रिसर्च पर आधारित था। और नतीजा सोर्स के अनुसार सिर्फ उस एक घटना में, एक ही ट्रेड से उन्होंने 2 अरब येन कमाए। 2 अरब येन? हाँ, आज के हिसाब से ये रकम लगभग 120 करोड़ रुपए होती है, एक ट्रेड से। ये अविश्वसनीय है। मतलब एक ट्रेड से 120 करोड़ रुपए, वो भी तब जब पूरा बाजार डूब रहा था। ये सोचने पर भी दिमाग चकरा जाता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उनके तरीके, उनकी सोच की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपकी समझ गहरी है और आप अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं, तो बाजार का सबसे बड़ा डर ही आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। इस घटना के बाद 2008 तक तकाशी, या कहें कि उनका ऑनलाइन नाम BNF, ट्रेडिंग की दुनिया में किंवदंती बन चुका था। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो इसलिए मशहूर नहीं हुए कि वो अपनी दौलत दिखा रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और यहीं से उनकी कहानी और भी ज्यादा असाधारण हो जाती है। बिल्कुल। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई महंगी गाड़ी नहीं, कोई आलीशान घर नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सोर्स बताते हैं कि वो आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं और इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। उनके जीवन में सिर्फ 2 चीजें थीं, उनके कंप्यूटर पर चलते चार्ट्स और खामोशी। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, जहां लोग अपनी हर छोटी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटते हैं। यहाँ उनकी खामोशी सिर्फ शर्मीलापन नहीं थी, ये उनका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ था। मतलब? उन्होंने जानबूझकर मीडिया, प्रसिद्धि और हर तरह के ध्यान से दूरी बनाई। उनका मानना था कि ये सब चीजें एक ट्रेडर के दिमाग के लिए जहर है। जहर? हाँ, ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। इसमें लेजर शार्प फोकस की जरूरत होती है। जब आप प्रसिद्ध हो जाते हैं तो इंटरव्यू, लोगों की उम्मीदें, तारीफ, आलोचना, ये सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा करते हैं जो आपके फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। ये बहुत गहरी बात है। जब दूसरे लोग ट्विटर पर बहस कर रहे थे या टीवी पर अपनी राय दे रहे थे, तब वो चुपचाप चाट पढ़ रहे थे। सही कहा। उन्होंने अपनी गुमनामी को ही अपना कवच बना लिया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरह का अनुशासन है जो सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। ये जीवन में ये समझने की कला है कि कौन सी चीजें आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ शोर है। हाँ। तकाशी ने अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाया जहां सिर्फ वो और बाजार थे और बीच में कोई तीसरा नहीं था। और शायद इसी वजह से आज भी उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
उनकी कहानी का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी की शुरुआत। हाँ। कुछ ऑनलाइन फोरम पर लोग कहते हैं कि वो अब भी चुपचाप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो अरबों कमाकर हमेशा के लिए रिटायर हो चुके हैं। सच तो ये है कि किसी को पक्के तौर पर कुछ नहीं पता, और यही रहस्य उनकी कहानी को और भी आकर्षक बनाता है। सही है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि शेयर बाजार में असाधारण सफलता के लिए आपको किसी बड़े बिजनेस स्कूल की डिग्री, किस्मत या बहुत बड़ी शुरुआती पूंजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो एक पार्ट टाइम नौकरी की बचत से शुरुआत की थी। तो अगर ये सब नहीं, तो क्या चाहिए? इस पूरी कहानी को समझने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी सफलता का राज 3 चीजों में छिपा है। बताइए। पहला, गहरी समझ के लिए चुपचाप अवलोकन करना। दूसरा, भावनाओं के तूफान में शांत रहने का अनुशासन। और तीसरा, उस समय हिम्मत दिखाने का साहस जब पूरी दुनिया डर के मारे कांप रही हो। बिल्कुल। ये तीनों चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अवलोकन आपको ज्ञान देता है, अनुशासन उस ज्ञान को भावनाओं से बचाता है, और साहस आपको उस ज्ञान पर सही समय पर अमल करने की ताकत देता है। बहुत खूब। तो तकाशी कोटेगावा की कहानी से हमने क्या सीखा? ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह से बंद कर दिया, अपने जुनून पर चुपचाप काम किया और दुनिया को दिखाए बिना ही असाधारण सफलता हासिल की। उन्होंने संख्याओं को दौलत में और अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उनकी कहानी इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत शोर मचाने से नहीं, बल्कि चुपचाप अपना काम करने और सही मौके पर हिम्मत दिखाने से मिलती है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम बाहरी दुनिया की राय और भावनाओं के तूफान से बचकर अपने विश्लेषण और अपनी समझ पर भरोसा करें, तो हम वो नतीजे हासिल कर सकते हैं जो दूसरों के लिए भी कल्पना से परे हों। यह एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। बिल्कुल। अगर हम एक पल के लिए ट्रेडिंग और पैसों को भूल जाएं और इस दर्शन को अपने जीवन के दूसरे पहलुओं पर लागू करने की कोशिश करें, जैसे हमारा करियर हो, हमारी रचनात्मकता हो या हमारे व्यक्तिगत निर्णय हो, हाँ, तो गहरी समझ के लिए चुपचाप अवलोकन करना, शोर से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना और उस वक्त एक साहसिक कदम उठाने की हिम्मत दिखाना जब बाकी सब घबरा रहे हों,